हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। तो बच्चों, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है आज हम वो जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं कि कार्डियक सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो है वो अकर हो सकते हैं। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉर्मली और आजकल बहुत ही सडनली जो है वो किसी को भी हो जाता है ड्यू टू वेरियस कॉजेस। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है आज हम वो देखते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो कार्डियक अरेस्ट को हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोल देते हैं। कार्डियक अरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सडन कार्डियक अरेस्ट। इसको सडन कार्डियक अरेस्ट इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो एकदम सडनली आता है, अचानक से आता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे कार्डियक अरेस्ट जो है वो होने वाला है। ये सडनली अगर होता है तो इसलिए हमने इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। अब होता क्यों है जो सडन कार्डियक अरेस्ट है या फिर जो कार्डियक अरेस्ट है वो क्यों अकर हो रहा है, तो वो हम जानते हैं। मेनली ये तब होता है जब हमारे ब्रेन में या फिर जो हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है ड्यू टू एनी कॉज की वजह से। तब क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं और पेशेंट को या पर्सन को तब क्या होने लगता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स not get proper blood supply। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेन है और जो अदर ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। हेंस ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स not function properly। ये क्या है कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी वजह से जब हमारे ऑर्गन्स और जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो यहां पर पेशेंट में भी, तो देखिए पेशेंट में भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो क्या हो जाएगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, वो अपना होश खो बैठेगा। और साथ ही साथ एंड treatment does not given properly or timely, if treatment does not give timely, उस केस में यहां पर क्या होगा कि पर्सन में, यहां पर जो पर्सन है वो डाई भी हो सकता है। तो इस कदर जो है वो कार्डियक अरेस्ट जो है वो डेंजरस है। तो क्या बोल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट को हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन को और अदर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तब हमारा जो ब्रेन है और जो अदर ऑर्गन्स है वो बच्चों प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। और जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल टू लिव। तो तभी क्या होगा कि यहाँ पर जो पेशेंट है वो अपना मतलब उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो लॉस हो जाएगा। और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को तो उसकी डेथ भी यहाँ पर हो सकती है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। तो चलिए अब हम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं और भी डिटेल में इसको स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या और होता है। सो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं बच्चों कि कार्डियक अरेस्ट इज अ कंडीशन in which the heart suddenly and unexpectedly stop beating।
यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी कि क्या है कि जो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पर्सन का हार्ट है वो सडनली, अचानक से और अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने क्या किया कि स्टॉप कर दिया। क्या स्टॉप कर दिया? हार्ट बीट करना स्टॉप हो गया। When this happens, blood flowing to the brain and other vital organs. क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा था ब्रेन का और अदर ऑर्गन्स का, वो किसी कारण की वजह से स्टॉप हो गया है। तो उसी कारण यहाँ पर क्या हुआ कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो गया है। सो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है वो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली क्या कर रहा है कि बीट कर देना बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है? क्योंकि ब्लड में और अदर ऑर्गन्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही है ड्यू टू एनी कॉज। अब हम देखते हैं कि ये कॉजेस कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारे ब्रेन या अनदर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई में भी नहीं मिल पा रही है और पेशेंट जो है उसको पर्सन जो है उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसी भी तरह का कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस। हमने कंडीशन पढ़ा था बच्चे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें क्या होता है, आर्टरीज हो या फिर वेन्स हो, उनमें क्या हो गया कि वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लेग का। वो प्लेग किससे बन रहा था? किसी लिपिड्स की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर कोई अदर सब्सटेंस की वजह से क्या हो रहा था कि प्लेग एक्यूमुलेशन हो गया था। अब जब आर्टरीज और वेन्स में वहां पर प्लेग एक्यूमुलेट हो रहा था तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो था वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोरोनरी आर्टरी डिजीज है किसी पर्सन को, तब आपको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। दूसरा बोल रहे हैं बच्चों कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन। कंजेनाइटल का मतलब एट बर्थ के टाइम से ही, अगर बर्थ आपको पैदा होते ही किसी भी टाइप का कोई भी हार्ट कंडीशन है, तब भी आपको इन फ्यूचर में कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। चेंजेस टू योर हार्ट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी भी कारण की वजह से, किसी डिजीज की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया कि आपका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके हार्ट में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन की वजह से आपके हार्ट का साइज है वो बिग हो गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कार्डियोमायोपैथी। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके हार्ट, अब कार्डियोमायोपैथी हुआ क्योंकि वहां पर जो हार्ट का साइज था वो बड़ा हो गया ड्यू टू इन्फ्लामेशन। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके हार्ट के स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का कोई चेंज आ रहा है तब भी आपको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी और ब्लड लॉस। आपने बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी एट अ टाइम परफॉर्म कर लिया है, जैसा कि हम लोग क्या है कि बहुत सुनते हैं कई बार न्यूज वगैरह में भी कि जो मतलब सेलिब्रिटीज हो गया फिर कोई और पर्सन हो गया तो उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो एक्सरसाइज करते करते जिम में एक्सरसाइज को परफॉर्म, फिजिकल एक्टिविटी करते करते उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है और यहाँ पर आपकी डेथ भी हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इफ यू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है तो इट मे कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है तब भी आपको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। सीवियर इंजरी, जिसको हम ट्रॉमा भी बोलते हैं, तो अगर किसी भी तरह का कोई इंजरी हो गया है किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी बॉडी ऑर्गन में, तो क्या होगा कि वहां पर जो ब्लड है मे बी बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है या फिर कोई आर्टरी वेन हमारी डैमेज हो सकती है, तो इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होगी, तो यहाँ पर उस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। टॉक्सिन्स, ईटिंग और ड्रिंकिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो बोल रहे अगर आपने किसी भी टाइप का कोई टॉक्सिन्स जो है उसको ईट कर लिया, ड्रिंक कर लिया बाय मिस्टेकनली या फिर जानबूझ के, तो तब भी क्या होगा कि आपको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस यहाँ पर
हो जाता है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पर हम रिस्क फैक्टर्स पर कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ज्यादा खतरा है कार्डियक अरेस्ट होने का, जिनको ज्यादा प्रॉन है, जो हु आर वेरी प्रॉन टू कार्डियक अरेस्ट। तो वो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले had a sudden cardiac arrest before or have it in your family। बोल रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या मतलब आपकी फैमिली में पहले किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हो सकता है कि आपको भी आगे चलकर कार्डियक अरेस्ट हो जाए। दूसरा बोल रहे बच्चों हैव अ पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स लाइक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो यहां पर बोल रहे हैं कि अगर आपकी पर्सनल या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें आपका जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल रहता है, जैसे कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर क्यूटी सिंड्रोम, तो इस तरह के लोगों को भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है, अगर कोई पर्सनल या फिर फैमिली हिस्ट्री है एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स का। तब had certain arrhythmia after a heart attack, irregular heartbeat जिसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सर्टेन इरिथमिया हो गया है हार्ट अटैक के बाद, इरेगुलर हार्ट बीट आपका चल रहा है, एक बार आपको हार्ट अटैक आया और उसके बाद भी आपका क्या बोल रहे कि जो हार्ट बीट है वो कैसा है, इरेगुलर, तो उस केस में आपको क्या होगा कि यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। Have had a heart or blood vessels issue since birth, बर्थ के टाइम से ही आपके हार्ट में और ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह का कोई भी इशू रहता है, आपके हार्ट में या फिर आपकी ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह का कोई इशू है बर्थ के टाइम से ही, उस कंडीशन में भी आपको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। हैव अ हार्ट वाल्व डिजीज, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई हार्ट वाल्व डिजीज है जैसे कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो गया, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो गया, तो इसी तरह की जो अगर किसी भी तरह का कोई भी हार्ट वाल्व डिजीज है आपको, तो भी आपको क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। हैव अ हिस्ट्री ऑफ फेंटिंग, आप बहुत ज्यादा चक्कर खा के गिर जाते हैं, उस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओबेज हैं या फिर डायबिटिक हैं तो इन कंडीशंस में भी आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पैथोफिजियोलॉजी पर। अब ये कैसे होता है, जो कार्डियक अरेस्ट है वो कैसे हैपन होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ, मतलब किसी भी कॉजेस की वजह से बच्चे क्या हुआ यहाँ पर कि देखिए डैमेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब हार्ट हमारा किसके थ्रू वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू। अगर उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ही यहाँ पर क्या हुआ, खराब हो गया, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो देखिए तब यहाँ पर क्या हुआ कि इटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम था हमारे हार्ट का, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी था हमारे हार्ट का, वो यहाँ पर डैमेज हो गया। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की डैमेज होने की वजह से यहाँ पर फेलियर ऑफ हार्ट टू कंट्रैक्ट इफेक्टिवली। अब जो हार्ट जो हमारा है उसका जो कंट्रैक्ट एबिलिटी है कंट्रैक्ट करने की, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फेल हो गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है हार्ट, वो फेल हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा, तब यहाँ पर सीवियर कार्डियक अरिथमिया होगा। मतलब यहाँ पर अब हार्ट जो है वो इररेगुलर बेसिस पर क्या करेगा, बीट करेगा। अरिथमिया का मतलब क्या है, इररेगुलर बीट। क्या होगा यहाँ पर, हमारा जो हार्ट है वो इररेगुलर बीट करेगा, इररेगुलर बीटिंग। अब इसकी वजह से स्कीमिया इन द ब्रेन टिश्यूज। अब यहाँ पर प्रॉपर जो मतलब क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो होगी वो यहाँ पर हमारे ब्रेन को नहीं मिलेगी ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पर स्कीमिया हो गया, कहां पर, हमारे ब्रेन के टिश्यूज में, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रीचिंग ब्रेन। तो वही बोल रहे हैं कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और न्यूट्रिशन जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइपोक्सीमिया, मतलब कि ब्लड में
लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया। अब यहाँ पर इंफ्रैक्शन होगा। इंफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर है बच्चों की जब हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो यहाँ पर जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज जो है वो कैसे हो गए, डेथ हो गई है उनकी, या फिर वो प्रॉपरली डैमेज हो गए हैं। उस कंडीशन को हम इंफ्रैक्शन बोलते हैं। अब जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो गई है, वो डैमेज हो गए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपका जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से यहाँ पर कार्डियक अरिथमिया होगा, मतलब हमारा जो हार्ट है वो इर्रेगुलर बेसिस पर बीट करेगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे ब्रेन टिश्यूज में क्या होगा, इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्रेन तक हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगा। जब ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तब हमारे ब्रेन में हाइपोक्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी, मतलब लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। फिर इंफ्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ पर टिश्यूज जो है वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो गए हैं, डाई हो गए हैं, एट लास्ट पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। फिर है बच्चों साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। साइन एंड सिम्टम्स क्या है कार्डियक अरेस्ट के, तो वो हम देखते हैं। तो पहला आएगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे ही आपको कार्डियक अरेस्ट होगा आप तुरंत के तुरंत फेंट होकर गिर जाएंगे, आपको चक्कर आएगा और आप गिर जाएंगे। दूसरा साइन है हार्ट पाल्पिटेशंस। अब यहाँ पर हार्ट पाल्पिटेशंस होगी, मतलब बहुत तेजी से आपकी हार्ट बीट चलने लगेगी या बहुत स्लो डाउन हो जाएगी या इर्रेगुलर हार्ट बीट होगी, तो यहाँ पर क्या होंगे, हार्ट पाल्पिटेशंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिजीनेस वही है कि मतलब आप क्या होंगे कि मतलब आपको गिर जाएंगे, आप चक्कर जैसे आपको फील होगा। लाइट हेडेडनेस और साथ ही वीकनेस, बहुत कमजोरी आप महसूस करेंगे। सडन कार्डियक अरेस्ट हैपेंस विदाउट प्रीसीडिंग सिम्टम्स। और जो सडन कार्डियक अरेस्ट है कई बार कोई भी सिम्टम जो है वो शो नहीं होता है, वो अचानक से हो जाता है, बस आप क्या होंगे, गिर जाएंगे, कोई भी पहले सिम्टम जो है वो शो नहीं होगा। कई बार सिम्टम्स ऐसा शो होता है कि आप थोड़ा डिजीनेस सा फील करते हैं, लाइट हेडेडनेस आपको लगता है या फिर वीकनेस होता है, लेकिन जो सडन कार्डियक अरेस्ट आता है बच्चे उसमें कोई भी सिम्टम्स पहले से शो नहीं होता है। फिर आते हैं बच्चे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है कि यहाँ पर हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में प्रॉपर हम क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं, पूरा अच्छे से उसका डेटा कलेक्ट करेंगे कि उसका नेम, एज, सेक्स वगैरह सब देखेंगे। साथ ही साथ पूछेंगे अगर पेशेंट फेंट है तो हम क्या करेंगे, फेंट तो हो गई क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको, तो उसकी फैमिली से हम थोड़ा हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि पहले तो आपको मतलब आपकी फैमिली में ऐसा कुछ तो नहीं है कि किसी को हार्ट जैसी कोई कंडीशन है, पहले तो आपके पेशेंट को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं था। तो इस तरह से पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें उसका पल्स, सबसे पहले मतलब पल्स देखेंगे, उसका हार्ट बीट अच्छे से चेक करेंगे, प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे कि कितना ब्लड फ्लो जो है वो हो रहा है प्रॉपरली, हार्ट कितना प्रॉपर तरीके से बीट कर रहा है। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी और एकेजी, यहाँ पर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम सिर्फ क्या करते हैं, हार्ट के इमेज को लेते हैं और अच्छे से डायग्नोस करते हैं हार्ट को कि कहाँ पर किस एरिया में, कौन सी वेसल में, कौन से चेंबर में, कौन से वाल्व में दिक्कत आ गई है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बच्चे हम क्या देखते हैं कि मतलब जो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद क्या है, हार्ट के एमआरआई करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, हार्ट एमआरआई में, एमआरआई एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू अगर कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो है वो हम पता कर सकते हैं थ्रू द प्रोसीजर ऑफ एमआरआई। एमआरआई में हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन कितने तरीके से बेटर फंक्शन कर रहा है और कितने तरीके से बेटर फंक्शन नहीं कर रहा है।
उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट टू चेक इलेक्ट्रोलाइट्स दैट प्ले अ रोल इन योर हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ब्लड टेस्ट भी करेंगे ताकि हम चेक करें कि मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ब्लड टेस्ट भी हम यहाँ पर करेंगे। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि कितना पेशेंट अच्छे से जो है वो खुद मूवमेंट कर पा रहा है। इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में और इकोकार्डियोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हार्ट का उसको असेस करते हैं, और इसमें हम हार्ट का अच्छे से पूरा इमेज लेते हैं, फिर उसको पूरा अच्छे से विजुअलाइज करके उसको डायग्नोज करते हैं। फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, कार्डियक में कैथेटर इंसर्ट करके कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, उसके थ्रू हम उसको डायग्नोज करते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, उसी के साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वेव्स का यूज करके इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी में उसका पूरा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे बच्चे, स्टडी करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, हार्ट का एमआरआई करेंगे, फिर कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करेंगे, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि ये सारे के सारे टेस्ट हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। इनमें से जो टेस्ट डॉक्टर को सही लगेगा कि अभी इस कंडीशन में ये वाला टेस्ट है वो करना सही है, तो वो टेस्ट हम करते हैं। मेनली क्या करते हैं कि ज्यादातर हम कौन कौन से जो मतलब बोलते हैं कि जो टेस्ट है वो यूज करते हैं, वो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम जो है वो सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं, ताकि हार्ट का अच्छे से इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम अच्छे से देख पाए और जल्दी से ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर पाए। फिर आते हैं हम मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो ट्रीटमेंट्स दैट कैन प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट और लोअर योर रिस्क ऑफ अ सेकेंड एपिसोड इंक्लूड। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो प्रिवेंट करेगा कार्डिक अरेस्ट को और लोअर द रिस्क ऑफ योर सेकेंड एपिसोड। मतलब कि एक एपिसोड हो गया, दूसरे एपिसोड के रिस्क को लोअर करने के लिए हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, तो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। क्या करेंगे, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। मैंने आपको डिफिब्रिलेटर्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया है, तो उसमें एक डिफिब्रिलेटर का टाइप था बच्चे, वो था इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जिसको हम आईसीडी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इम्प्लांट कर देते हैं डिफिब्रिलेटर को, क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, बॉडी में ही इम्प्लांट कर देंगे, कहां पर, चेस्ट के अंदर, ताकि क्या है कि प्रॉपर तरीके से हार्ट जो है वो फंक्शन करता रहे, जब भी उसको नीड हो तो यहाँ पर जो डिफिब्रिलेटर है वो क्या करे कि शॉक जो है वो प्रोवाइड कर सके। अदर एरिथमिया ट्रीटमेंट्स इज ससेप्टेबल पीपल। उसी के साथ क्या करते हैं कि जिनको ज्यादा क्या बोलते हैं रिस्क है कार्डियक अरेस्ट होने का, तो उन लोगों को हम एरिथमिया से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स, साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस जो है वो भी हम देंगे। फिक्सिंग हार्ट आर्टरी ब्लॉकेज विद ईदर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, जिसको हम सीएबीजी और एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। उसी के साथ यहाँ पर हार्ट आर्टरी ब्लॉकेज जो है अगर वो हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, उस ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने का हम ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेंगे थ्रू किसके थ्रू, सर्जरी के थ्रू, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या करेंगे, you can treat and reverse sudden cardiac arrest, but cardiac arrest treatment has to start immediately. Wherever you are, survival can be as high as 90% if treatment starts within the first minute. After sudden cardiac arrest, the rate drops by about 10% each minute longer. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप ट्रीट कर सकते हैं और वापस से कार्डियक अरेस्ट को सही कर सकते हैं, अगर कब, बट मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि आप ट्रीट कर सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट को रिवर्स लेके आ सकते हैं, बट लेकिन कार्डियक अरेस्ट ट्रीटमेंट हैज टू स्टार्ट इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पर जो कार्डियक अरेस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, आपको सोचना नहीं है तुरंत के तुरंत। आपको पता लग गया कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तुरंत आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। जहां पर भी हैं आप वहीं पर। सर्वाइवल कैन बी हाई एज 90%। अगर आपने ट्रीटमेंट पहले ही मिनट में स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पर जो सर्वाइवल है वो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। और
अगर रेट जो है इसका वो हर मिनट 10% ड्रॉप होता रहेगा, मतलब कि अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो हर मिनट में 10% जो इसका रेट है वो गिरता जाएगा। Sudden cardiac arrest can be fatal if it lasts longer than 8 minutes without CPR. Brain damage can happen after just 5 minutes. So बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो sudden अचानक cardiac arrest होता है वो बहुत ही fatal, serious हो सकता है if it is last longer than 8 minutes. अगर 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है और आपने क्या किया कि CPR स्टार्ट नहीं किया है, उस कंडीशन में यहाँ पर ब्रेन डैमेज हो जाएगा जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। अगर आपने सीपीआर तुरंत के तुरंत स्टार्ट नहीं किया है तो कार्डियक अरेस्ट के 5 मिनट के अंदर ही पेशेंट का जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा। इफ यू सी समवन एक्सपीरियंसिंग सडन कार्डियक अरेस्ट, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपने देखा है कि कोई जो है जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, आप तुरंत के तुरंत कॉल 911 इमीडिएटली, इस नंबर पे आप तुरंत कॉल करें। स्टार्ट सीपीआर, जब तक एम्बुलेंस या कोई जो भी मतलब हमारे पास हेल्प नहीं पहुंच रहा है तब तक आप सीपीआर स्टार्ट करें, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन बोलते हैं, जो कि मेनली कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट जैसी कंडीशंस में हम इसको करते हैं। तो हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना। इवन इफ इट जस्ट द हैंड्स ओनली वर्जन, सीपीआर कैन सेव अ लाइफ बाय यूजिंग चेस्ट कंप्रेशन टू रिप्लेस द हार्ट पंपिंग एक्शन। इट कीप्स ब्लड एंड ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग अंटिल हेल्प अराइव। तो बोल रहे हैं कि सीपीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं। हार्ट, हमें चेस्ट को क्या करना है, कंप्रेस करते रहना है, कंप्रेस करते रहना है। इससे क्या होगा कि हो सकता है जो हार्ट है वो वापस से पंप करने लग जाए और इससे जो ब्लड है और जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट होता रहता है सीपीआर की हेल्प से। जब तक हमारे पास कोई हेल्प नहीं पहुंची तब तक आपको सीपीआर करना है। Use an AED, automated external defibrillator, if there is one available. अगर अवेलेबल हो सके तो तब आप ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स का भी यूज करें। सीपीआर प्लस डिफिब्रिलेशन रेस्क्यू अ पर्सन फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट। आप सीपीआर भी करें और ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेशन भी दे रहे हैं तो वो पेशेंट की जान को रेस्क्यू कर सकता है। Using an AED is the best chance of helping a person survive. The shorter the time until defibrillation, the greater the chance of survival. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर AED जो है वो बेस्ट चांस है किसका, पर्सन को हेल्प करने का, उसको सर्वाइव रेट उसका बढ़ाने का। द शॉर्टर द टाइम अंटिल डिफिब्रिलेशन, जब तक डिफिब्रिलेशन आप कर रहे हैं द ग्रेटर द चांस, जितना हम डिफिब्रिलेशन दे रहे हैं उतना उसके सर्वाइवल का जो चांस है वो बढ़ रहा है। वंस इमरजेंसी पर्सनल अराइव, अब जो है हमारे पास हेल्प पहुंच गई है, जो पर्सनल इमरजेंसी है वो आ गई है। डिफिब्रिलेशन कैन रीस्टार्ट द पर्सनस हार्ट if they have not received a shock from an AED yet। तो बोल रहे कि यहाँ पर फिर जो डिफिब्रिलेशन है वो क्या करेगा कि यहाँ पर अगर AED की हेल्प से, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की हेल्प से पर्सन जो है वो ठीक नहीं हुआ है तो यहाँ पर डिफिब्रिलेशन जो है वो क्या करेगा कि जो शॉक है, the person heart if they have not received a shock, अगर जो पर्सन के हार्ट ने शॉक को रिसीव नहीं किया है तो डिफिब्रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। किससे स्टार्ट नहीं किया है, एईडी से। अगर शॉक उसको नहीं मिल पाया तब हम डिफिब्रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। डिफिब्रिलेटर्स शॉक योर हार्ट थ्रू पैडल्स प्लेस्ड ऑन योर चेस्ट। यहाँ पर जो डिफिब्रिलेटर्स की हेल्प से मतलब क्या करते हैं, जो पैडल्स हैं उनको आपके हार्ट पर, आपके चेस्ट पर रखते हैं और इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। द करंट ट्रैवल्स टू योर हार्ट। अब ये जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो चेस्ट के थ्रू होते हुए आपके हार्ट तक जाएगा। दिस स्टॉप्स एब्नॉर्मल इंपल्सेस एंड रिस्टोर द नॉर्मल इंपल्सेस। अब ये जो इलेक्ट्रिकल करंट होगा डिफिब्रिलेशन के थ्रू, जो चेस्ट के थ्रू आपको दिया जा रहा है पैडल्स के थ्रू, तो ये क्या कर देगा कि आपको जो अबनॉर्मल इंपल्सेस जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से स्टार्ट हो गई थी वो इसको स्टॉप कर देगा और आपकी नॉर्मल इंपल्स को, नॉर्मल बीट को क्या कर देगा, ये रिस्टोर कर देगा। It may take more than one shock for your heart to pump on its own। हो सकता है कि यहाँ पर एक शॉक से ज्यादा आपको शॉक देना पड़े ताकि आपका जो हार्ट है वो पंप करने लगे और बाद में खुद से ही क्या करे, बीट होने लगे। तो ये है हमारा मैनेजमेंट। फिर क्या करेंगे, थ्रू एन इंट्रावीनस इन योर आर्म, इमरजेंसी पर्सनल विल गिव योर एंटी एरिथमिक। साथ ही साथ एक तरफ आपके जो दूसरा इंटरपर्सनल मतलब दूसरा हेल्थ पर्सनल होगा वो क्या करेगा, आईवी कैनुला इंसर्ट करेगा और उसमें आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर करेगा ताकि आपके जो इरेगुलर हार्ट बीट्स है उनको वो स्टॉप कर सके।
और नॉर्मल बीटिंग सिस्टम स्टार्ट हो सके। दीज मेडिसिन वर्क टू रीस्टोर योर हार्ट इलेक्ट्रिकल रिदम। ये जो मेडिसिन है वो क्या करती हैं कि आपके हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल रिदम है उसको वो क्या करेंगी, रीस्टोर करेंगी। आफ्टर सक्सेसफुल डिफिब्रिलेशन मोस्ट पीपल नीड हॉस्पिटल केयर टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ देयर सडन कार्डियक अरेस्ट एंड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर डिफिब्रिलेशन सक्सेसफुल हो गया, तब भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर बहुत लोगों को हॉस्पिटल केयर की नीड होती है ताकि जो भी इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हो गए हैं वो उनसे रिकवर कर सके, और जो भी सडन कार्डियक अरेस्ट से जो इफेक्ट हुआ है उनकी बॉडी को, उनको उनसे वो रिकवर हो सके और ट्रीट कर सके उन प्रॉब्लम्स, उन कॉम्प्लिकेशंस को, कि फ्यूचर में जो होने वाली जो प्रॉब्लम है वो उनको ना हो, तो उनको वहां पर हॉस्पिटल केयर भी नीड है। फिर है बच्चे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे कार्डियक अरेस्ट में, तो पहले हम करेंगे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, द टर्म एंजियोप्लास्टी मींस यूजिंग अ बलून टू स्ट्रेच ओपन अ नैरोड और ब्लॉक्ड आर्टरी। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली ब्रेन तक या अदर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा है, तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की मदद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में हम एक बलून का यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, जो भी नैरोड और ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको हम क्या करें, ओपन कर सके थ्रू द हेल्प ऑफ द बलून। However, most modern angioplasty procedures also involve inserting a short wire mesh tube. इसी के साथ जो मॉडर्न एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स है उनमें हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट वायर मेश ट्यूब जिसको हम बोलते हैं उसको भी हम इंसर्ट कर देते हैं, जिसको हम स्टेंट के नाम से भी जानते हैं, into the artery में during the procedure. The stent is left in place permanently to allow blood to flow more freely. अब ये जो स्टेंट होता है बच्चे परमानेंटली प्लेस रहता है ताकि जो ब्लड है वो फ्रीली मूव करता रहे। Coronary angioplasty is sometimes known as percutaneous transluminal coronary angioplasty. Coronary angioplasty को हम percutaneous transluminal coronary angioplasty PTCA के नाम से भी जानते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, another name of coronary angioplasty या फिर defined PTCA, तो आपको याद रखना है कि इसको हम percutaneous transluminal coronary angioplasty बोलते हैं। The combination of coronary angioplasty with stenting is usually referred to as percutaneous coronary intervention. जब हम coronary angioplasty के साथ हम stent का प्लेसमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, percutaneous coronary intervention PCI. So ये था हमारा coronary angioplasty. फिर बच्चों दूसरा सर्जिकल प्रोसीजर हम करेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। People who have severe blockage of their coronary arteries may undergo coronary artery bypass grafting. Providers often call this open heart surgery or bypass surgery. बोल रहे हैं कि जो लोग जिनको बहुत ज्यादा सीवियर ब्लॉकेज है कहाँ पर आर्टरी में, तो उन लोगों को हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और जो प्रोवाइडर्स है, जो सर्जन है, वो इसको ओपन हार्ट सर्जरी के नाम से और बाईपास ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। CABG involves using a blood vessel from elsewhere in your body. यहाँ पर CABG में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो आपके बॉडी से किसी दूसरे पार्ट से लेते हैं, जैसे कि आपके चेस्ट से ले लिया, आर्म से ले लिया या फिर लेग से ले लिया, टू कंस्ट्रक्ट अ डिटोर फॉर अ ब्लड, ताकि क्या करें कि ब्लड को दोबारा से फ्लो कर सके उस जो हमने दूसरी ब्लड वेसल ली है उसके थ्रू। This reroutes blood around one or more blocked artery section and bring blood to your heart muscles. ये जो reroute है वो क्या करता है कि blocked artery को क्या करेगा कि वहां से रिमूव कर देते हैं और नई आर्टरी के थ्रू यहाँ पर दोबारा से हार्ट को ब्लड को आपके हार्ट मसल्स तक पहुंचाते हैं। फिर है बच्चों हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। ये तो आपको पता ही है कि जब जो डिजीज्ड हार्ट है उसको हम हेल्दी हार्ट से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्जिकल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट्स विद एंड स्टेज हार्ट फेलियर, सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज व्हेन अदर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट हैव फेल्ड। तो बोल रहे हैं कि ये तब हम करते हैं लास्ट स्टेज, जब बिल्कुल पता हो गया कि अब हमारा हार्ट किसी भी मेडिकल या फिर किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं होना है, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, या फिर बहुत सीवियर आपको कोरोनरी डिजीजेस हैं तो वो सही नहीं हो पा रही है किसी भी मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट की वजह से, तब हम यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है बच्चे, और इसी के साथ साथ क्या है कि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, हर कोई इसे एफर्ट भी नहीं कर पाएगा। फिर आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। अब एज अ नर्स हमारा क्या फर्ज बनता है अपने पेशेंट के लिए, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए, कि हम उसकी केयर कैसे करें।
तो सबसे पहले तो हमें उसके वाइटल्स चेक करने, तो वाइटल्स में क्या क्या आता है, उसका बीपी हम चेक करेंगे, उसका हम हार्ट रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे उसका पल्स चेक करेंगे, ये हमारे वाइटल साइंस है। उसके बाद हम ईसीजी लीड्स को प्लेस करेंगे, 12 ईसीजी लीड्स को प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परफॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की जानने के लिए। हैव द रिसक्सिटेशन कार्ड एट द बेड साइड, साथ ही साथ हमें रिसक्सिटेशन कार्ड को बेड साइड पर ही रखना है। आईवी कैनुला को इंसर्ट करेंगे ताकि हम प्रॉपर फ्लूइड्स जो है वो एडमिनिस्टर कर सके। जो भी प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया है पेशेंट के ऊपर उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। पल्स को हम चेक करते रहेंगे, डिफिब्रिलेटर पैड सप्लाई करेंगे अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है पेशेंट को, ताकि उसका जो नॉर्मल हार्ट रिदम है उसको रिस्टोर कर सके। ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस, ब्लड हम विड्रॉ करेंगे पेशेंट के वेन से ताकि हम उसको एनालाइज कर सके। फोले कैथेटर इंसर्ट करेंगे और पेशेंट को वार्म रखेंगे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, कार्डियक अरेस्ट होने से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। यू कैन हेल्प प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट बाय वर्किंग ऑन योर ओन रिस्क फैक्टर्स फॉर इट। अगर आप अपने आपको पता है कि हो सकता है कि मुझे इस कंडीशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है, जो कि हमने रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा था बच्चे, तो उनको आप खुद से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। दैट मीन्स मैनेजिंग कंडीशंस दैट पुट एट योर रिस्क। आप उन कंडीशंस को मैनेज ही कर ले जिससे आपको पता ही है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर मुझे इससे कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है, लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। तो आप इनको, आपके हाथ में है कि आप इनको कंट्रोल कर सके। एंड लिविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप ले, तो आपको क्या करना है कि टोबैको प्रोडक्ट्स को कतई अवॉइड कर देना है, बिल्कुल भी उनको नहीं लेना है। ईटिंग हार्ट हेल्दी फूड, ऐसा आपको फूड खाना है जिससे आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर हेल्दी रहे। मेनली मेडिटेरियन फूड जो होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हार्ट के लिए। स्टेइंग एट अ वेट दैट हेल्दी फॉर यू, आपको अपनी बॉडी का, अपने एज के हिसाब से अपने बॉडी का वेट मेंटेन करना है ताकि जितना आपको पता हो कि ये हमारे लिए हेल्दी है। ओवरवेट लोगों को ज्यादा कार्डियक डिसीजेस होने का चांस होता है। बीइंग फिजिकल एक्टिव ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, लेकिन नॉर्मल फिजिकल एक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। So this is all about the cardiac arrest। तो बच्चे आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। ये क्यों होता है कि जब हमारे ब्रेन को या अदर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। अगर हमारे ब्रेन या अदर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा हार्ट भी फंक्शन नहीं करेगा और एट लास्ट हमारा हार्ट जो है वो अपना काम करना बंद कर देगा। और वहां पर क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो टिश्यूज डेथ हो जाएगी, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी तो पर्सन की भी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक अरेस्ट। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई और टॉपिक भी जो आपको चाहिए कि मैम हमें पढ़ाएं, तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम तुरंत के तुरंत उस पर फोकस करेंगे और जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।